एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एल्गोरिथमिक वेब। आज के इस वीडियो में हमने यूनिट 1 देख लिया था IQ का, उसका पार्ट 1 कर लिया था थोड़ा। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। देखो, पार्ट 1 के अंदर मैंने तुम्हें ये सारा सिलेबस करवा दिया था। पार्ट 2 के अंदर वी विल टॉक अबाउट ऑपरेटर प्रेसिडेंस, मेन फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, फॉलोड बाय रेफरेंस, रिटर्न बाय रेफरेंस, inline functions, overloading, friend function और default parameter value। तो ये कुछ टॉपिक्स है, यहाँ पार्ट 2 के अंदर कवर कर लेंगे और इसी के साथ तुम्हारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, बस रिवीजन कर लेना। नोट्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उनको पढ़ लेना एंड यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर मिड सेम और एंड सेम, जो भी जिसके लिए भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखो, हमारा पहला टॉपिक है विच इज C++ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ओके, C++ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, अब ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या है? देखो, हमारा टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ज्यादा कुछ नहीं होता, इट्स लाइक अ प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी मतलब क्या हुआ? सपोज तुम मैथ्स जब करते थे, देयर आर मल्टीपल सम, ठीक है, जैसे 2 + 2, देन यहाँ पर ब्रैकेट बना, देन यहाँ मल्टीप्लाई आया, ओके, और मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर 5 आया एंड देन माइनस करके यहाँ पर 9 आया और बोला इसको सॉल्व करो। तो अब क्या होता था कि मैथ्स के अंदर वी यूज बोर्ड मास। अगर तुम्हें पता होगा, हम बोर्ड मास को यूज करते थे, जिसमें हमारा सबसे पहला एम होता था कि हम अपने ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देन डिवाइड करेंगे, जो भी अगर डिवाइड है, देन उसके बाद मल्टीप्लाई यूज करेंगे, ऐड करेंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे करके हम बोर्ड मास को यूज करते थे। ठीक है, पहले ब्रैकेट ओपन करा, डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा, ऐड करा, सब्ट्रैक्ट करा, यानी कि एक प्रायोरिटी होती थी कि इस ऑर्डर में तुम्हें सम को सॉल्व करना है। सेम C++ या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी अगर हम मैथ्स में कुछ इक्वेशंस दे रहे हैं या फिर ऐसी कुछ इक्वेशन अपने कंप्यूटर को दे रहे हैं और पूरे इसको सॉल्व करो, तो कंप्यूटर भी कुछ लॉजिक फॉलो करेगा कि पहले किस पार्ट को सॉल्व करना है, पहले इसको ऐड करना है या पहले मल्टीप्लाई करना है, किस पार्ट को सॉल्व करना है, और इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो अब अगर हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस की फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा? देखो, ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज द सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच डिफरेंट ऑपरेटर्स इज इन एक्सप्रेशन आर इवैल्यूएटेड। सिंपल सा ये मतलब है कि अगर बहुत सारे प्लस है, माइनस है किसी एक्सप्रेशन में, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस वो रूल होगा जो हमें बताएगा कि पहले कौन से ऑपरेटर्स सॉल्व होंगे, पहले कौन सा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, और जिस भी ऑपरेटर की ज्यादा हायर प्रेसिडेंस है उसको जनरली हम पहले इवैल्यूएट करेंगे एज कंपेयर टू वन विद द लोअर प्रेसिडेंस। मतलब अगर इसकी बात करूं और मैं बोलूं कि पहली प्रायोरिटी हम मल्टीप्लाई को दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? पहले मल्टीप्लाई वाली चीज जल्दी सॉल्व हो जाएगी। जैसे 10 यानी कि ये फिर एक सिंपल सी चीज, मैं तुम्हें सिंपल एक्सप्रेशन बता देती हूँ। जैसे सपोज 5 × 2 + 3 है, तो इट्स इजी वन। ओके, अब यहाँ पर तुम पहले किसको सॉल्व करोगे? तो जिसकी भी पहले प्रायोरिटी होगी। अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई की फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, देन ही तुम्हें एडिशन को सॉल्व करना है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में प्रेसिडेंस पहले मल्टीप्लाई की है और उसके बाद प्लस की है। तो पहले तुम मल्टीप्लाई को सॉल्व कर दोगे, दैट बिकम 10, और फिर तुम प्लस वाले को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 13 बनेगा। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का यही मतलब होता है। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस का ऑर्डर क्या होता है? तो देखो, यहीं पर मैं तुम्हारे लिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस को ड्रॉ कर देती हूँ, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि कभी कभार तुम्हें कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दे दी है मैथ्स के और बोला कि बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। अब लोगों को ऑपरेटर प्रेसिडेंस पता नहीं होता, वो गड़बड़ कर देते हैं। तो सिंपल है, सबसे पहले अगर तुम्हारे ब्रैकेट्स है ना, तो वो ब्रैकेट्स के अंदर का एक्सप्रेशन सॉल्व होता है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी तुम्हारी ब्रैकेट्स की होती है। इसके बाद अगर एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ है, प्लस प्लस, माइनस माइनस, तो इनकी प्रेसिडेंस होती है। मतलब अगर कुछ ऐसा लिखा होगा ++3 + 5, तो इसका प्रेसिडेंस ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि पहले i की वैल्यू, पहले यहाँ पर सपोज i लिखा है, तो i की वैल्यू को इंक्रीज करके फिर i के अंदर पुट करना है। ऐसा मैंने कुछ तुम्हें बताया था। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होता है? तुम्हारा मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया और मॉड्यूलस हो गया। इनकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है।
देन फिर तुम्हारे प्लस माइनस वाले ऑपरेशंस की होती है। उसके बाद तुम्हारे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन और राइट शिफ्ट ऑपरेशंस होते हैं। अब ये लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, राइट शिफ्ट क्या होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। फिर तुम्हारी लेस देन इक्वल्स टू, इन सब की प्रेसिडेंस होती है। तो अगर ऑर्डर की बात करो तो ऑलमोस्ट सेम है जैसा बोर्ड मास में होता है, बॉड मास में होता है। यहाँ पे पहले तुम्हें ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ता है। डिवाइड, मल्टीप्लाई और मॉड्यूलस की ज्यादा प्रायोरिटी होती है एज कम्पेयर टू प्लस माइनस, एंड देन वी हैव लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट वाली सब चीजें। ओके, तो आई होप तुम्हें थोड़ा सा ऑपरेटर प्रेसिडेंस का आइडिया मिल गया होगा। तो कौन सा ज्यादा प्रायोरिटी पे आता है, दिस इज द टेबल आई ड्रॉ हियर एज वेल। तो यहाँ पर देखो सेम चीज मैंने बताई वही यहाँ पर लिखी है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस की ज्यादा प्रायोरिटी होती है, उसके बाद प्लस माइनस होता है, फिर रिलेशनल वाली चीजें होती है, उसके बाद तुम्हारा बिट वाइज एंड, ज़ोर, ये सारी चीजें होती है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। सो ये तुम टेबल याद कर सकते हो, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी मच नीडेड, बट स्टिल तुम देख सकते हो। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, सपोज C++ का तुम्हें कोई कोड दे दिया और साथ में तुम्हें ये लिखने को बोल दिया, ऐसा कुछ दे दिया, इट x इक्वल्स टू 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 और बोल दिया इसका आउटपुट बता दो कि C++ में क्या आएगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो भी हम एक्सप्रेशन को देखते हैं उसको हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं, लेफ्ट टू राइट देखते हैं। कैसे, सबसे पहले तुम 10 पर आए, प्लस देखा और उसके बाद तुमने 5 देखा, फिर मल्टीप्लाई देखा। तो अब तुम क्या देख पा रहे हो, तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर इन दो एक्सप्रेशंस में से मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो तुमने इसको 10 कर दिया, प्लस को एज इट इज करा और यहाँ पर 5 into 2 को, दिस वन विल बी सॉल्व्ड फर्स्ट बिकॉज मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो यहाँ हमारे पास आ गया 10। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्लस साइन है तो दोनों का ऐड करा, आ गया 20। So this is how we solve the operator precedence. This is how we do the precedence order. समझ आया, सेम चीज है, x20 हो गया। इस तरीके से there are various expressions जिनको तुम सॉल्व कर सकते हो। हमेशा हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं एक्सप्रेशन में, लेफ्ट टू राइट। पहले लेफ्ट का एक्सप्रेशन देखेंगे, राइट वाले का देखेंगे कौन सा ऑपरेटर है क्या है, और उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे। So these are various examples for you। ठीक है, उसके बाद अगला जो टर्म आता है वो आता है प्रेसिडेंस। तो तुम्हें समझ आएगा, ऑर्डर है, साथ में एक चीज है, एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी, और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो प्रेसिडेंस का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि कौन से ऑपरेटर को प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे मैंने बोला अगर एक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई भी है और उसी एक्सप्रेशन पे प्लस भी है, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 हो गया, तो पहले हम मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे। ओके, इसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो ये प्रायोरिटी देने को हम बोलते हैं प्रेसिडेंस। और एसोसिएटिविटी क्या होता है, एसोसिएटिविटी ये होता है कि अगर ऑपरेटर की सेम प्रेसिडेंस है तो हम कौन से डायरेक्शन में इवैल्यूएट करें। अब ये तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, प्रेसिडेंस तुम्हें समझ आ गया। एसोसिएटिविटी ऐसा होता है, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया ना। ओके, नाउ अब ऐसे एक्सप्रेशंस में हम किसको पहले सॉल्व करेंगे, ऐसे एक्सप्रेशंस में किसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम देखो मल्टीप्लाई आया और डिवाइड आया और वी नो दैट दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो जब दोनों की प्रेसिडेंस सेम होगी उस वक्त हम कौन से डायरेक्शन में चलेंगे, इसको हम एसोसिएटिविटी बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में हम हमेशा क्या करते हैं, अगर दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, मैंने बोला लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूँ, इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं विच इज 20 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर ऐसे एग्जाम में आता है, पूछा जाता है या इंटरव्यू में कोई सपोज वाइवा ले रहा है टीचर और बोले कि बताओ पहले कौन सा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, तो अब तुम प्रायोरिटी वाइज देखोगे तो डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, तो पहले कौन सा होगा। अब इसके लिए हम हमेशा लेफ्ट टू राइट चल देते हैं, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो ऑपरेटर होता है वो हमें क्या रिटर्न करता है, देखो यहाँ से मैं समझा देती हूँ। देखो हमारे पास दो ऑपरेटर्स होता है, एक होता है ये वाला और एक होता है ये वाला, ठीक है। और बच्चे यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अगर हम 20 डिवाइडेड बाय 5 ऐसे करें और 20 मॉड्यूलस 5 ऐसे करें तो क्या होगा। अगर हम 20 डिवाइडेड बाय 5 करें यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 20, 5 4 जा 20 और ये हमने काट दिया, सिंपल डिवाइड। तो जब हम ये वाला डिवाइड यूज करते हैं, ये वाला डिवाइड यूज करते हैं, तो यहाँ पर ऊपर जो हम कोएफिशिएंट लिखते हैं हम उसको रिटर्न करते हैं, तो यहाँ आया 4। और जब हम 20 मॉड्यूलस ये यूज करते हैं तो हम
रिमाइंडर को रिटर्न करता है, जो कि इस केस में 0 है। ओके, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने तुम्हारा डाउट क्लियर कर दिया होगा। अब यहाँ पर हमें इसमें जो हम सॉल्व कर रहे थे, ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये टर्म हमें 4 रिटर्न करके देगा, और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो हमारा आंसर सिंपल 8 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी डू। ठीक है, तो प्रेसिडेंस का मतलब क्या हो गया कि कौन सा पहले प्रायोरिटी पर आ रहा है। पर एसोसिएटिविटी मतलब हो गई कि अगर दोनों ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम है तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द मेन फंक्शन इन C++। अब जब तुमने मुझे C++ में कोड लिखता देखा होगा तो तुमने देखा होगा, तो मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पर, #include then IO stream using namespace std int main। तो हम ये int main लिखते हैं। ठीक है, तुमने देखा होगा कि हम int main लिखते हैं। अब ये int main होता क्या है, ये int main ना हमारा मेन फंक्शन है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हम अपना कोड लिखेंगे वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जो भी कोड हम लिखना स्टार्ट करेंगे वो यहीं से स्टार्ट होगा। अगर मैं int main ना लिखूं तो हमारा कोड रन ही नहीं करेगा। देखो अभी मैं नॉर्मली यहाँ पर लिख देती हूँ int a equals to 5 एंड यहाँ लिखती हूँ हमें काउंट करवाना है हमारे a की वैल्यू को इस तरीके से। अब अगर मैं रन करूंगी तो यहाँ पे मेरा 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ int main हटा देती तो ये जो मेरा फंक्शन है ना, मतलब कुछ भी, ये मेरा रन ही नहीं करता, इसको पता ही नहीं होता। देखो यहाँ पर मेरा एरर आ गया, बोल रहा है काउंट है क्या, क्योंकि ये क्या करता है, हमें हमारा जो भी कोड होता है ना, हम उसको मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। मेन फंक्शन के ऊपर अगर कुछ लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैं मेन फंक्शन के ऊपर कुछ लिख दूं तो क्या ये प्रिंट होगा, तो भी ये प्रिंट नहीं होगा। यहाँ देखो तो भी ये प्रिंट नहीं होगा। तो जो भी हमारा मेन कोड होता है उसको हम अपने मेन फंक्शन के ही अंदर लिखते हैं। इतना समझ आया? तो अगर मेन फंक्शन की हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें, मेन फंक्शन है क्या, ये बेसिकली एंट्री पॉइंट है C++ प्रोग्राम का। ठीक है, C++ प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करने के लिए जो भी कोड है उसको हम यहीं पे लिखते हैं। तो C++ प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ डेफिनेशन ऑफ मेन एज द फंक्शन। C++ प्रोग्राम के अंदर मेन होना चाहिए और उसी के बाद हमारा कोड स्टार्ट होगा। तो बेसिक फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, इंट मेन लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सिंटेक्स बताया था, इंट मेन लिखा एंड इसके बाद अपना हम कोड जो भी होता है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इंट मेन फंक्शन हम इस तरीके से बनाते हैं। अब इंट क्या है, टाइप है। इंट की जगह हम वॉइड मेन कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली इंट एक रिटर्न टाइप होता है। अभी ये सब मन समझो, ये सब जरूरी नहीं है, ठीक है, आगे देखा जाएगा वो सब, बट अभी के लिए बस देखो क्या चीजें होती है। ओके, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है और यहाँ पर स्पेसेस होने चाहिए थे थोड़े, बट वही कोड मैंने तुम्हें इधर लिख के दिखा दिया, तो आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होगी, एक ही चीज हो गई वो इंट मेन वाली। तो होता है क्या है, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और स्टार्ट कहाँ से होता है, जब भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है, जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो जाता है मेन, इंट मेन ढूंढता है प्रोग्राम के अंदर। जब हम रन करवाते हैं वो सबसे पहले इंट मेन देखता है, उसके अंदर का कोड देखता है और फिर वो कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से करता है। अब क्या मेन फंक्शन कुछ रिटर्न कर सकता है, रिटर्न क्या होता है, तो इसको तुम इस तरीके से समझ लो, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ मैंने एक मेन फंक्शन बनाया था a, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको रिटर्न कर दूं, देखो यहाँ पर प्रिंट करवाने की जगह जब तुम ds से करोगे तभी तुम्हें समझ आएगा कि हम कभी कभार रिटर्न भी कराते हैं। रिटर्न का मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ पर वैल्यू है उसको आउटपुट में दे दो। तो यहाँ पर इसका मतलब थोड़ा सा यही हुआ, प्रिंट करने की जगह उस वैल्यू को आउटपुट में दो। अब मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ पर हमें अभी कुछ नहीं मिला, क्योंकि इसका मतलब प्रिंट करवाना नहीं होता, इसलिए कुछ रिटर्न नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, देखो एक मैं यहाँ पे फंक्शन बना सकती हूँ, सपोज इंटीजर नम नाम का मैं एक फंक्शन बना देती हूँ इस तरीके से। अभी मैंने तुम्हें फंक्शन बनाया सिखाया है, ये देखो इंट नम नाम का हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इस नम को कॉल करूंगी और यहाँ मैं डाल दूंगी a को, इधर से मैंने a लिया और इसके अंदर मैं अपना इंट a डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पर ये सारा कोड लिखूंगी कि इनिशियली क्या हो रहा है, यहाँ इसको मैं हटा देती हूँ, रिटर्न 0। यहाँ पर मैं करूंगी
इनिशियली मेरा जो a है उसको तुम्हें 5 कंसीडर करना है और यहाँ पर तुम्हें प्रिंट करवा देना है मेरे a की वैल्यू को। अब मैं बस तुम्हें थोड़ा सा रिटर्न टाइप और मेन फंक्शन को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये क्या होता है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ बोलूंगी, इसको बोलती हूँ कि तुम रिटर्न करो a को, रिटर्न करो a को। मैंने बोला रिटर्न क्या करता है ना, इसमें ये कुछ प्रिंट नहीं करवा के देगा, ये हमें एक वैल्यू रिटर्न करके देगा। इसको मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाऊंगी। इसका मतलब ये है कि देखो अब ऐसे में क्या होता है, सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये बोलेगा कि हम नम फंक्शन में जाए और a को पास कर दे। अब यहाँ हमने इनिशियली a को डिक्लेयर नहीं करा है, मैं यहाँ पर a को बना देती हूँ। इनिशियली मानो मेरा a 0 है। अब क्या हुआ, ये बोलेगा कि सबसे पहले हमें नम फंक्शन के अंदर जाना है जिसमें हमें a को 0 रखना है। तो यहाँ सपोज a मेरा, मैं यहाँ पर तुम्हें हेडिंग इस तरीके से डाल के दिखा देती हूँ। इनिशियली मेरा a 0 हुआ। अब क्या हुआ, हम नम फंक्शन की तरफ गए। नम फंक्शन में हमने a को डाला और यहाँ पर a हमारा अपडेट होके 5 हो गया जो इनिशियली 0 था। अब यहाँ पर इस फंक्शन ने क्या करा, इस फंक्शन ने प्रिंट करवा दिया a को, यानी कि यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए आउटपुट के अंदर प्रिंट हो जाना चाहिए 5। अब इसने क्या करा, रिटर्न कर दिया a को, यानी कि ये जो a की वैल्यू थी, इस a की वैल्यू को वापस यहाँ पर दे दिया, यानी कि यहाँ दे दिया। यानी कि अगर मैं यहाँ पर भी काउंट करूं a को, तो क्या, एक सेकेंड, यहाँ पर भी काउंट करूं a को, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, हमारे पास 5 प्रिंट होगा। यहाँ पर इसको अगर मैं हटा भी देती हूँ, देखो यहाँ तुम्हें समझ आएगा, इसको मैं हटा देती हूँ, अब तुम्हें रिटर्न वैल्यू का मतलब समझ आएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको हटा देती हूँ, क्या हुआ, इनिशियली नम फंक्शन, ये वाला फंक्शन मेरा वर्क करेगा जिसके अंदर a गया, यानी कि 0 गया। यहाँ पे मैंने a को अपडेट करके 5 कर दिया और मैंने बोला इस वैल्यू को रिटर्न कर दो। रिटर्न मतलब क्या होता है, इसको तुम्हें प्रिंट नहीं करना, इसको तुम एज अ आंसर रिटर्न करो, यानी कि इस फंक्शन से हमें क्या आंसर मिला, हमारी क्या वैल्यू रिटर्न हुई, 5। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया 5 को, तो यहाँ मेरा अब प्रिंट क्या होगा, 5। एक बार इसको रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ से मैं एक बार रिटर्न 0 हटा देती हूँ, एक बार रन करके देखते हैं। तो मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पर, #include then IO stream using namespace std int main। तो हम ये int main लिखते हैं, ठीक है, तुमने देखा होगा कि हम int main लिखते हैं। अब ये int main होता क्या है, ये int main ना हमारा मेन फंक्शन है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हम अपना कोड लिखेंगे वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जो भी कोड हम लिखना स्टार्ट करेंगे वो यहीं से स्टार्ट होगा। अगर मैं int main ना लिखूं तो हमारा कोड रन ही नहीं करेगा। देखो अभी मैं नॉर्मली यहाँ पर लिख देती हूँ int a equals to 5 एंड यहाँ लिखती हूँ हमें काउंट करवाना है हमारे a की वैल्यू को इस तरीके से। अब अगर मैं रन करूंगी तो यहाँ पे मेरा 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ int main हटा देती तो ये जो मेरा फंक्शन है ना, मतलब कुछ भी, ये मेरा रन ही नहीं करता, इसको पता ही नहीं होता। देखो यहाँ पर मेरा एरर आ गया, बोल रहा है काउंट है क्या, क्योंकि ये क्या करता है, हमें हमारा जो भी कोड होता है ना, हम उसको मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। मेन फंक्शन के ऊपर अगर कुछ लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैं मेन फंक्शन के ऊपर कुछ लिख दूं तो क्या ये प्रिंट होगा, तो भी ये प्रिंट नहीं होगा। यहाँ देखो तो भी ये प्रिंट नहीं हुआ। तो जो भी हमारा मेन कोड होता है उसको हम अपने मेन फंक्शन के ही अंदर लिखते हैं। इतना समझ आया? तो अगर मेन फंक्शन की हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें, मेन फंक्शन है क्या, ये बेसिकली एंट्री पॉइंट है C++ प्रोग्राम का, ठीक है। C++ प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करने के लिए जो भी कोड है उसको हम यहीं पे लिखते हैं। तो C++ प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ डेफिनेशन ऑफ मेन एज द फंक्शन। C++ प्रोग्राम के अंदर मेन होना चाहिए और उसी के बाद हमारा कोड स्टार्ट होगा। तो बेसिक फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, इंट मेन लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सिंटेक्स बताया था, इंट मेन लिखा एंड इसके बाद अपना हम कोड जो भी होता है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इंट मेन फंक्शन हम इस तरीके से बनाते हैं। अब इंट क्या है, टाइप है, इंट की जगह हम वॉइड मेन कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली इंट एक रिटर्न टाइप होता है। अभी ये सब मन समझो, ये सब जरूरी नहीं है, ठीक है, आगे देखा जाएगा वो सब, बट अभी के लिए बस देखो क्या चीजें होती है। ओके,
तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, और यहाँ पर स्पेसेस होने चाहिए थे थोड़े, बट वही कोड मैंने तुम्हें इधर लिख के दिखा दिया, तो आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होगी, एक ही चीज हो गई वो इंट मेन वाली। तो होता क्या है, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और स्टार्ट कहाँ से होता है, जब भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है, जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो जाता है मेन, इंट मेन ढूंढता है प्रोग्राम के अंदर। जब हम रन करवाते हैं वो सबसे पहले इंट मेन देखता है, उसके अंदर का कोड देखता है, और फिर वो कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से करता है। अब क्या मेन फंक्शन कुछ रिटर्न कर सकता है? रिटर्न क्या होता है, तो इसको तुम इस तरीके से समझ लो, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ मैंने एक मेन फंक्शन बनाया था ए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको रिटर्न कर दूं, देखो यहाँ पर प्रिंट करवाने की जगह जब तुम डीएस से करोगे तभी तुम्हें समझ आएगा कि हम कभी कभार रिटर्न भी कराते हैं। रिटर्न का मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ पर वैल्यू है उसको आउटपुट में दे दो। तो यहाँ पर इसका मतलब थोड़ा सा यही हुआ, प्रिंट करने की जगह उस वैल्यू को आउटपुट में दो। अब मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ पर हमें अभी कुछ नहीं मिला, क्योंकि इसका मतलब प्रिंट करवाना नहीं होता, इसलिए कुछ रिटर्न नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, देखो एक मैं यहाँ पे फंक्शन बना सकती हूँ, सपोज इंटीजर नम नाम का मैं एक फंक्शन बना देती हूँ इस तरीके से। अभी मैंने तुम्हें फंक्शन बनाया सिखाया है, ये देखो इंट नम नाम का हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इस नम को कॉल करूंगी और यहाँ मैं डाल दूंगी ए को। इधर से मैंने ए लिया और इसके अंदर मैं अपना इंट ए डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पर ये सारा कोड लिखूंगी कि इनिशियली क्या हो रहा है, यहाँ इसको मैं हटा देती हूँ, रिटर्न 0। यहाँ पर मैं करूंगी इनिशियली मेरा जो ए है उसको तुम्हें 5 कंसीडर करना है, और यहाँ पर तुम्हें प्रिंट करवा देना है मेरे ए की वैल्यू को। अब मैं बस तुम्हें थोड़ा सा रिटर्न टाइप और मेन फंक्शन को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये क्या होता है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ बोलूंगी, इसको बोलती हूँ कि तुम रिटर्न करो ए को, रिटर्न करो ए को। मैंने बोला रिटर्न क्या करता है ना, इसमें ये कुछ प्रिंट नहीं करवा के देगा, ये हमें एक वैल्यू रिटर्न करके देगा। इसको मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाऊंगी। इसका मतलब ये है कि देखो अब ऐसे में क्या होता है, सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये बोलेगा कि हम नम फंक्शन में जाए और ए को पास कर दे। अब यहाँ हमने इनिशियली ए को डिक्लेयर नहीं करा है, मैं यहाँ पर ए को बना देती हूँ। इनिशियली मानो मेरा ए 0 है। अब क्या हुआ, ये बोलेगा कि सबसे पहले हमें नम फंक्शन के अंदर जाना है जिसमें हमें ए को 0 रखना है। तो यहाँ सपोज ए मेरा, मैं यहाँ पर तुम्हें हेडिंग इस तरीके से डाल के दिखा देती हूँ, इनिशियली मेरा ए 0 हुआ। अब क्या हुआ, हम नम फंक्शन की तरफ गए। नम फंक्शन में हमने ए को डाला और यहाँ पर ए हमारा अपडेट होकर 5 हो गया जो इनिशियली 0 था। अब यहाँ पर इस फंक्शन ने क्या करा, इस फंक्शन ने प्रिंट करवा दिया ए को, यानी कि यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए आउटपुट के अंदर, आउटपुट के अंदर प्रिंट हो जाना चाहिए 5। अब इसने क्या करा, रिटर्न कर दिया ए को, यानी कि ये जो ए की वैल्यू थी इस ए की वैल्यू को वापस यहाँ पर दे दिया, यानी कि यहाँ दे दिया। यानी कि अगर मैं यहाँ पर भी काउंट करूं ए को, तो क्या, एक सेकेंड, यहाँ पर भी काउंट करूं ए को तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, हमारे पास 5 प्रिंट होगा। यहाँ पर इसको अगर मैं हटा भी देती हूँ, देखो यहाँ तुम्हें समझ आएगा, इसको मैं हटा देती हूँ, अब तुम्हें रिटर्न वैल्यू का मतलब समझ आएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको हटा देती हूँ, क्या हुआ, इनिशियली नम फंक्शन, ये वाला फंक्शन मेरा वर्क करेगा जिसके अंदर ए गया, यानी कि 0 गया। यहाँ पे मैंने ए को अपडेट करके 5 कर दिया और मैंने बोला इस वैल्यू को रिटर्न कर दो। रिटर्न मतलब क्या होता है, इसको तुम्हें प्रिंट नहीं करना, इसको तुम एज अ आंसर रिटर्न करो, यानी कि इस फंक्शन से हमें क्या आंसर मिला, हमारी क्या वैल्यू रिटर्न हुई, 5। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया 5 को, तो यहाँ मेरा अब प्रिंट क्या होगा, 5। एक बार इसको रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ से मैं एक बार रिटर्न 0 हटा देती हूँ, एक बार रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर 0 प्रिंट हो रहा है। हाँ, इसमें ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ए को बाय रेफरेंस लिया है। यहाँ पर एक बार मैं, अब यहाँ पर मुझे बोलना है जो भी चेंजेस होंगे मेरे ओरिजिनल ए के अंदर होंगे। ठीक है, कोई कॉपी क्रिएट नहीं होगी, जो चेंज होगा ओरिजिनल ए के अंदर होगा। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ देखो यहाँ पर 5 प्रिंट हो गया। अब ये वाला जो कंसेप्ट होता है ये होता है हमारा रिटर्न बाय वैल्यू, रिटर्न बाय रेफरेंस। एंड ये जो तुम्हारा रिटर्न बाय वैल्यू, रिटर्न बाय रेफरेंस टॉपिक है, ये तुम्हारा आगे आएगा, तब मैं तुम्हें क्लियरली समझा दूंगी।
अभी हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस देख लिया, थोड़ा सा मेन फंक्शन देख लिया। मैं तुम्हें बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये क्या करता है। रिटर्न का मतलब क्या होता है, इट इज नॉट फॉर प्रिंटिंग समथिंग, इट इज लाइक रिटर्निंग अ वैल्यू। कि जब मैं इस फंक्शन को नम फंक्शन को यूज कर रही हूँ तो मेरा जब मैं रिटर्न कर रही हूँ तो ये क्या रिटर्न करके दे रहा है मुझे, ये बेसिकली एक आंसर, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब अगर मैं इंट की जगह यहाँ पर वॉइड कर देती ना तो देखो मेरा एरर आएगा, वॉइड कर दूंगी तो एरर आएगा, रन करूंगी यहाँ पर एरर आया। अब एरर क्यों आ रहा है, ये बोल रहा है वॉइड मतलब क्या होता है कि मुझे कोई आंसर नहीं रिटर्न करना, मुझे कोई भी आंसर नहीं रिटर्न करना, पर मैं यहाँ एक आंसर रिटर्न करूँ, मैं ए को रिटर्न करूँ, दैट्स वाई यहाँ पर मेरा एरर आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम इंट मेन करते हैं, जरूरी नहीं है हमारा फंक्शन इंट मेन हो, इट विल समथिंग वट एवर वी वॉन्ट टू रिटर्न, ये हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक सी चीज है। आई होप तुम्हें थोड़ी सी समझ आई होगी, तुम्हें इंट का मतलब वॉइड का मतलब थोड़ा क्लियर हुआ होगा, बाकी हम डिटेल में देख लेंगे। तो ये सारी चीज है। रिटर्न जीरो का मतलब तुम्हें समझ आया, दैट वी डोंट वांट टू रिटर्न समथिंग। रिटर्न जीरो का मतलब होता है कोई आंसर रिटर्न नहीं होगा और यहीं से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो जब हम किसी में भी रिटर्न जीरो परफॉर्म करेंगे, जैसे यहाँ मैंने रिटर्न जीरो कर दिया, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो। अगर यहाँ देखो, यहाँ पर मैं रिटर्न जीरो पहले कर देती तो मेरा प्रोग्राम पहले ही टर्मिनेट हो जाता और स्टेटमेंट हमारी प्रिंट नहीं होती, जैसा कि तुमने यहाँ देखा। तो आई होप तुम्हें रिटर्न जीरो भी समझ आ गया होगा। अगर तुम C++ पढ़ रहे हो तो तुम्हें थोड़ा पता होना चाहिए अबाउट दिस स्टेटमेंट्स, रिटर्न जीरो एंड ऑल, तो तुम्हारा डीएसए जब तुम करोगे इट विल बी मोर हेल्पफुल। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आता है हमारा, अब हम चलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग पे। तो फंक्शन प्रोटोटाइपिंग की फॉर्मल डेफिनेशन की बात करते हैं। Function prototyping is a declaration of a function that specify its name, return type and parameter type without providing its complete implementation. It informs the compiler about the function's interface before the function is called or defined. इसका मतलब ये है, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है कि जब हम एक फंक्शन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, यानी कि फंक्शन बनाने से पहले जब हम इनिशियली उसका बात कर रहे हैं कि ये फंक्शन ये वैल्यू को रिटर्न करेगा, साथ में हम फंक्शन का नेम लिख देते हैं और कुछ पैरामीटर्स इस तरीके से डाल देते हैं कि पैरामीटर कौन सा आएगा और पैरामीटर का टाइप क्या होगा। अब पैरामीटर क्या होता है, जब मैंने इनिशियली फंक्शन यहाँ पर बनाया था तुम्हारे सामने इंट नम वाला, ये एक फंक्शन बनाया था, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और तुम्हें यहाँ पेस्ट करके दिखा देती हूँ। तो देखो, जब मैंने तुम्हारे सामने फंक्शन बनाया था, मैंने इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली थी, मैंने इसके अंदर सबसे पहले इसका एक रिटर्न टाइप डिक्लेयर करा था जो कि था इंटीजर, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि जो भी हम वैल्यू रिटर्न करेंगे जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, वो एक इंटीजर होगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पर इंट लगा था। अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो हम यहाँ पर वॉइड लिखते। उसके बाद ये जो हमारा नम था ना, ये हमारा एक फंक्शन नेम था। नम यहाँ पर हमारा फंक्शन नेम था और उसके बाद यहाँ पर हमारा पैरामीटर होता है। पैरामीटर मतलब इस फंक्शन के अंदर हम कौन सी वैल्यूज को यूज करने वाले हैं। जैसे इस फंक्शन के अंदर मैंने a यूज करा तो इस फंक्शन को हमने a वैल्यू डाल दी। ठीक है, यहाँ पर इस पैरामीटर में हमने a वैल्यू डाली और यहाँ हमने पैरामीटर का टाइप डाला। तो ये जो पूरी चीज है, इट्स लाइक अ प्रोटोटाइप हाउ वी मेक अ फंक्शन एंड दिस इज नोन एज फंक्शन प्रोटोटाइप। हम कैसे फंक्शन बनाते हैं, किस तरीके से फंक्शन बनता है, क्या सिंटेक्स होता है, उसी को हम फंक्शन प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम एक रिटर्न टाइप लिखते हैं कि हमारा फंक्शन क्या वैल्यूज को रिटर्न करेगा, देन फंक्शन का नाम क्या है और साथ में पैरामीटर्स क्या होंगे, वो चीजें हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे अगर कोई भी फंक्शन हमें बेसिक सा बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन का टाइप लिख देंगे रिटर्न वाला, देन यहाँ पर उसका नेम लिखेंगे और उसके बाद फंक्शन के अंदर हम कौन सी वैल्यूज को यूज कर रहे हैं उनको लिखेंगे। जैसे सपोज मैं फंक्शन के अंदर मैं एक a को यूज कर रही हूँ और यहाँ पर मैं b को यूज कर रही हूँ, ऐसे दो वेरिएबल्स को यूज कर रही हूँ। तो इस चीज को हम बोलते हैं पैरामीटर। अब मैंने यहाँ पर सपोज डिक्लेयर कर दिया कि मेरा a 5 है, मेरा b 10 है और मुझे यहाँ पर रिटर्न क्या करना है, मुझे यहाँ पर रिटर्न कर देना है, या फिर मैं सिंपल ऐसे कर देती हूँ, मुझे यहाँ पर इंट एक बनाना है, सम को ऐड करना है इन दोनों को, विच विल बी माई a प्लस b, इस तरीके से ऐड कर देना है और मुझे यहाँ पर रिटर्न करना है मेरे सम को। तो मैंने यहाँ इस तरीके से लिख दिया, रिटर्न करना है सम को। अब ये जो भी वैल्यूज, अब देखो अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो ये चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिसिंग है और तुम मुझे बताओगे वो क्या मिसिंग है। एक सेकेंड,
ये तो था ही। ओके, अब मैं रन करती हूँ, अब भी नहीं चलेगा क्योंकि कुछ मिसिंग है। अब क्या मिसिंग है यहाँ पर? अनडिफाइंड रेफरेंस टू मेन, इसके अंदर मेन फंक्शन ही मिसिंग है। और मैंने तुम्हें क्या बोला, अगर कोड के अंदर मेन नहीं होगा तो कोड चलेगा ही नहीं, डिस्पाइट तुम कुछ भी फंक्शंस क्रिएट करो, जब तक मेन नहीं है तो चलेगा ही नहीं। तो अब मेन फंक्शन आया, मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, मैं सबसे पहले बोल दूंगी कि मुझे यहाँ पर सपोज मैं बना देती हूँ एक इंटीजर। वैसे तो हमने यहाँ डिफाइन कर ही दिया है, हम यहाँ पर भी डिफाइन करेंगे इंट ए इंट बी, इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, मेन फंक्शन जब भी हमारा कोड रन होता है वो किस तरीके से रन होता है, सबसे पहले वो देखेगा लाइब्रेरीज कौन सी हैं, हमने नेम स्पेस यूज करा है कि नहीं। अब ये इस फंक्शन को कंप्लीटली इग्नोर कर देगा और ये जाएगा मेन के अंदर। कोड सबसे पहले अपने अंदर मेन को ढूंढता है, तो ये मेन को ढूंढेगा। अब मेन को ढूंढा, अब यहाँ पर इसने ए का देख लिया, बी को देख लिया। अब हम बोल रहे हैं कि हमें हमारा, अब मैं बोलूंगी यहाँ पर कि मेरे ऐड फंक्शन के अंदर जाओ, ऐड फंक्शन के अंदर ए और बी वैल्यूज हम देंगे, ऐड फंक्शन के अंदर जाओ। तो अब क्या होगा, अब कोड मेरा रन करना स्टार्ट करेगा ऐड फंक्शन को। सबसे पहले चेक करेगा ऐड फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स क्या है, इंटीजर में ए है, इंटीजर में बी है, और ऐड फंक्शन इंट को यानी कि इंटीजर को ही रिटर्न करेगा। मतलब ऐड फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे जो हमें आंसर मिलेगा इट शुड बी इन एन इंटीजर फॉर्म। तो अब ये सबसे पहले देख लेगा, ओके ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, और ए का टाइप इंटीजर है, बी का टाइप भी इंटीजर है, तो कोई एरर नहीं है। फिर सम बताया ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएंगे और हमें मिलेगा 15। अब यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे सम को, यानी कि जब हम ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हमारी वैल्यू, हमारा जो आंसर आएगा इस फंक्शन को कॉल करने के बाद वो 15 होना चाहिए। तो 15 यहाँ पर स्टोर हो गया, 15 यहाँ पर स्टोर हो गया। अगर मैं यहीं पर रिटर्न 0 कर दूं तो मेरा कुछ भी रिटर्न नहीं होगा और यहाँ तुम्हें कोई आंसर दिखेगा नहीं। देखो तुम्हें कोई आंसर नहीं दिखेगा, कुछ आंसर नहीं दिखा और प्रोग्राम तुम्हारा फिनिश भी हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब ये वैल्यू यहाँ पर तो आ गई पर उस वैल्यू को हमने कहीं यूज नहीं करा। अगर इस वैल्यू को हमें यूज करना है तो मैं यहाँ करूंगी रिटर्न कर दो मेरे सम को, या फिर मैं यहाँ पर बता सकती हूँ कि मैं यहाँ एक इंटीजर आंसर बना रही हूँ जिस आंसर के अंदर अब मेरा 15 स्टोर हो रहा है और यहाँ पर मेरा रिटर्न कर दो आंसर को। अब अगर मैं ऐसा करूंगी तो अब मेरी ये वैल्यू रन हो जाएगी। ओके, यहाँ एक सेकेंड कुछ प्रिंट नहीं हुआ, पहले तो यहाँ पर एरर आ रहा है। ओके, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और यहीं पर हम पास ही वैल्यू डायरेक्ट यहीं पर करते हैं, यहीं पर इनिशियलाइज कर देते हैं। इसको 5 बना देते हैं और इसको 10 बना देते हैं। अब क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, ए की वैल्यू 5 जाएगी, बी की 10 जाएगी, इधर ए की वैल्यू 5 गई, बी की 10 गई, सम हुआ और रिटर्न सम होके इसको आंसर के अंदर हम स्टोर करवाएंगे। अब एक बार रन करवाते हैं। अब यहाँ ये करने पर हमारा आंसर प्रिंट नहीं हो रहा। एक बार एक काम करते हैं, यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट हटा के, थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम की दिक्कत हो रही है, यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट प्रिंट करवा लेते हैं, काउंट करवा देते हैं आंसर को एंड एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 15 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ 15 प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसने क्या करा, इस सम की वैल्यू को रिटर्न कर दिया, यानी कि 15 इधर से रिटर्न हुआ जिसको हमने आंसर में स्टोर करा और यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अगर कोड के अंदर मेन फंक्शन नहीं होगा तो एरर आ जाएगा। और दिस इज हाउ वी क्रिएट अ फंक्शन। ओके, आई होप सब क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग समझ आ गया। इट्स लाइक अ बेसिक सिंटेक्स। फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप में डिफरेंस क्या है? फंक्शन डेफिनेशन तो बता रहा है कि फंक्शन होता क्या है, और प्रोटोटाइप इज लाइक प्रॉपर वे जहाँ पर हम अच्छे से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फंक्शन को, ये चीज होती है। ठीक है, तो अब इतना तुम्हें समझ आ गया। फंक्शन प्रोटोटाइप हमें हेल्प करेगा बताने में कि हम फंक्शन को बना कैसे सकते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर सबसे पहली चीज हमारे पास रिटर्न टाइप होती है कि फंक्शन जब बनाएंगे तो क्या वैल्यू रिटर्न होगी, वेदर इट इज अ इंटीजर और अ डबल स्टेटमेंट। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है फंक्शन का नेम। उसके बाद हमारे पास आते हैं पैरामीटर के टाइप्स। जैसे यहाँ पर जब हमने अपना कोड लिखा था मैंने पैरामीटर का टाइप पहले लिखा कि अगर ए है तो ए मेरा इंटीजर टाइप है, इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। ए हमारा पैरामीटर है और इंट हमारा पैरामीटर का टाइप है कि पैरामीटर हमारा इंटीजर टाइप का है। ओके, उसके बाद लास्ट में हमारा सेमी कॉलन लगता है। तो ये सब समझ आ गया तुम्हें। Also these are some examples and this is how we can create functions with the help of function prototype. A function prototype
के अंदर हम मल्टीपल पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। जैसे इधर जब हमने फंक्शन बनाया था हमने 2 पैरामीटर्स यूज करे थे, हम 3 भी यूज कर सकते हैं। हम इंट सी करके 3 को भी ऐड करवा सकते हैं, हम इंट डी भी डाल सकते हैं, हम मल्टीपल पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। पर उसके लिए हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे तब भी हमें वैल्यूज देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मुझे जैसे हमने इंट बी की वैल्यू दी, ऐसे ही हम यहाँ पर इंट सी की वैल्यू दे सकते हैं 10 एंड इंट डी की वैल्यू दे सकते हैं 5। इस तरीके से वैल्यूज दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर भी सम के अंदर सबको ऐड करवा दूंगी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। जब हम रन करेंगे तो इस बार सारे पैरामीटर्स तुम्हारे ऐड हो जाएंगे और तुम्हें यहाँ पर 30 आंसर मिला एंड 30 ही आंसर होना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दैट। हम फंक्शंस के अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है 2 ही हो। तो फंक्शन प्रोटोटाइपिंग का बेसिक आइडिया तुम्हें पता चल गया क्या है, किस तरीके से है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन प्रोटोटाइपिंग सिमिलर तो नहीं है बट स्टिल काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फंक्शन प्रोटोटाइपिंग तो तुम्हें पता चल गया, इसकी मदद से हम फंक्शंस को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं और अच्छी ऑप्टिमाइजेशन भी प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज है। अब हम आगे आते हैं अपने फंक्शन। तो अब इतना हमने पढ़ लिया। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल बाय रेफरेंस। ओके, कॉल बाय रेफरेंस मैंने तुम्हें थोड़ा सा अभी करके भी दिखाया था बट मैंने तुम्हें बोला था कि आगे टॉपिक में तो हम तब कवर करेंगे। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ समझो। देखो क्या होता है ना कि जब भी हम फंक्शंस को बनाते हैं हमारे पास 2 तरीके होते हैं फंक्शंस के अंदर वैल्यूज को यूज करने के या रिटर्न करने के। रिटर्न करना तो मैं समझ आया, जैसे यहाँ पर हमने सम बनाया था तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके थे। हम रिटर्न बाय वैल्यू को यहाँ समझो, ऐसे समझो। 2 तरीके होते हैं वैल्यू को रिटर्न करने के। पहला होता है कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस, और एक हमारे पास होता है कॉल बाय वैल्यू। वन इज कॉल बाय रेफरेंस एंड द अनदर वन इज कॉल बाय वैल्यू। अब ये कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू है क्या? तो सबसे पहले हम कॉल बाय रेफरेंस समझते हैं। कॉल बाय रेफरेंस, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, देखो सपोज मेरे पास एक बॉक्स था जिसके अंदर मैंने एक पर्ची डाली, इसमें लिखा था a इक्वल्स टू 10। ओके, इस तरीके से एक बॉक्स था, एक पर्ची डाली, उसके अंदर मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10। अब यही बॉक्स मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया। अब मेरे फ्रेंड ने क्या करा, इस पेपर को उठाया और इसको इसके अंदर लिख दिया a इक्वल्स टू 40। ओके, यानी कि मेरी फ्रेंड ने क्या कर दी, मेरी फ्रेंड ने मेरी जो ओरिजिनल वैल्यू थी ना उस ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर दिया। तो जब हम कोई ओरिजिनल वैल्यू चेंज कर देते हैं इसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। अभी थोड़ा कंफ्यूज होगा आई नो बट अभी तुम्हें समझ आएगा। अब सपोज क्या होता है कि ये जो मेरे पास बॉक्स था ना, मैं क्या करती, इसी बॉक्स का मैंने एक बॉक्स बनाया, मैंने इस बॉक्स के अंदर पर्चा डाला था a जिसकी वैल्यू थी 10। अब ये जो पर्चा है मैंने इसकी एक और फोटो कॉपी करी हुई थी, ओके, इस तरीके से जिसके अंदर था लिखा हुआ a इक्वल्स टू 10। अब पूरा बॉक्स देने की बजाय मैंने क्या करा, अपनी फ्रेंड को ये फोटो कॉपी पकड़ा दी। तो अब मेरी फ्रेंड क्या करी है, मेरी फ्रेंड ने यहाँ पर वैल्यू चेंज करके 40 की, पर क्या ये वैल्यू मेरे ओरिजिनल बॉक्स के अंदर जा पाई? क्या ये मेरी वैल्यू ओरिजिनल बॉक्स वाले पेपर के अंदर भी चेंज हो गई? ऐसा नहीं हुआ। तो इसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। यानी कि जब हम फंक्शंस के अंदर, अब इसका क्या रेफरेंस है, कॉल बाय रेफरेंस तुम्हें समझ आया, जहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाती है। कॉल बाय वैल्यू के अंदर एक कॉपी वैल्यू चेंज होती है। अब इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ कि सपोज अगर मैं फंक्शन में मेरा आंसर आता है 5, कुछ इस तरीके से मानो, सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर मैं जो भी रिटर्न कर रही हूँ, सपोज मेरा a 5 था और मैंने यहाँ पर a को रिटर्न कर दिया a को इस तरीके से। अब मेरे मेन फंक्शन के अंदर मैंने a को रिटर्न करा है। अब 2 तरीके हो सकते हैं कि या तो मैं इसको कॉल बाय रेफरेंस से रिटर्न करूंगी या फिर कॉल बाय वैल्यू से रिटर्न करूंगी। अगर मैं कॉल बाय रेफरेंस से रिटर्न करती हूँ इसका मतलब मैंने इस ओरिजिनल वैल्यू को रिटर्न कर दिया।
यानी कि अगर इन फ्यूचर कोई मेरे फंक्शन के अंदर a को 4 कर दे या a को 3 कर दे तो वो मेरी ओरिजिनल a की वैल्यू को चेंज कर देगा, और जब भी मैं आंसर में से प्रिंट a को करवाऊंगी तो जो चेंज वाली वैल्यू है वो प्रिंट होगी। जैसे यहाँ पर इस लड़की ने, मेरी फ्रेंड ने मेरा a का नंबर चेंज कर दिया, और अगर मैं अब प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो चेंज वाली वैल्यू प्रिंट होगी। पर यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू पे क्या होगा, ये कॉपी होगा। तो अगर मैं यहाँ पर मेरा फंक्शन जो ओरिजिनल वैल्यू है वो रहेगी और ये मुझे एक कॉपी दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू को 2 कर दूं या a की वैल्यू को 3 कर दूं और फिर मैं रिटर्न करने की कोशिश करूं a को, तो ये मेरा ओरिजिनल वाली वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस के अंदर हम क्या करते हैं, एक ओरिजिनल वैल्यू दे देते हैं, तो जो भी चेंजेस होंगे तुम्हारी ओरिजिनल वैल्यू में होंगे, पर कॉल बाय वैल्यू के अंदर हमें कॉपी देते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एक बेसिक सी एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास इंट a है, इंट b है, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर मैं इनको हटाती हूँ और एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं, सब हटा देते हैं। मैं बस तुम्हें सिंपल, जितना सिंपल हो सके उतना समझाना चाह रही हूँ। इनको हटाते हैं, यहाँ पर से इसको भी हटा देते हैं, कमांड्स को भी हटा देती हूँ मैं इस तरीके से। यहाँ पर आया a और b। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर a की वैल्यू को 10 कर दिया और यहाँ पर मैंने b की वैल्यू को 5 कर दिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये चीज मैंने कर दी, a की वैल्यू को 10 करा और b की वैल्यू को 5 कर दिया। अब इधर अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर मुझे मैं एक कर देती हूँ सम इक्वल्स टू a प्लस b, वही चीज जो हम कर रहे थे बिकॉज हमने ऐड फंक्शन बनाया हुआ है, और यहाँ पर कर देती हूँ इंट। अब मेरा काम है, यहाँ मुझे रिटर्न करना है सम को, इस तरीके से रिटर्न करना है, इस वैल्यू को, सम को रिटर्न करना है। इस तरीके से मैंने एक फंक्शन बनाया। अब सपोज यहाँ पर मेरा इधर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अपने फंक्शन को कॉल करा, ऐड को कॉल करा, ऐड के अंदर मैंने a और b को डाला, और यहाँ पर मैं इनिशियली अपने a और b को डिक्लेयर भी कर देती हूँ। तो इनिशियली मैंने इंट a को डिक्लेयर कर दिया 0 और इंट b को भी डिक्लेयर कर दिया 5। अब एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार काउंट करवा के देखते हैं हमारे a को साथ में हमारे b को। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, 2 मिनट रुको, मैं सब एक्सप्लेन करूंगी। मैं पहले कोड लिख लूं, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू इन वेरी डिटेल बिकॉज आई ऑलवेज डू दैट। ओके, एक बार इसको रन करते हैं। आई थिंक ये रन हो गया है। ओके, यहाँ कहीं, अच्छा इसको मैं जरा हटा दूं, रन करते हैं। ओके, 0 और 5 आ रहा है। अब यहाँ पर हुआ क्या, देखो इनिशियली क्या हुआ, मेरा फंक्शन था, इसके अंदर मैंने a को 0 बनाया, b को 5 बनाया। इधर मैंने क्या करा, a को 0 दिया और b को 5 वैल्यू दी, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब हम यहाँ आए, यहाँ पर आए। अब मैंने यहाँ क्या बोला हुआ है, जब हम कुछ भी नहीं देते, जब हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, इसका मतलब हमारे पैरामीटर्स हैं कॉल बाय वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो भी वैल्यू हुई अपडेट हुई, ठीक है, पर तुम्हें ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि ये जो ओरिजिनल वैल्यू थी यहाँ पर, इसको चेंज नहीं करना है, इस वैल्यू को चेंज नहीं करना है। तब क्या हुआ, यहाँ पर फंक्शन के अंदर a 10 हो गया, फंक्शन के अंदर b 5 हो गया, पर जो ओरिजिनल था हमारा वो एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने कॉल बाय वैल्यू दिया। अब यहाँ पर तुमने सम 15 करा, रिटर्न 15 करा, लेकिन यहाँ पर जब तुम प्रिंट करोगे a 0 और b 5 भी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा कॉल बाय वैल्यू था। कॉल बाय रेफरेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हम डॉलर का एंड का सिंबल यूज करते हैं। एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पर जब तुमने रन करके देखा तो यहाँ अब हमारा बन गया कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने बोला कि अब तुम जब भी वैल्यू पास करोगे ना वो ओरिजिनल होगी,
जो भी चेंजेस होंगे तुम्हारे वो तुम्हारे ओरिजिनल वैल्यूज में होंगे। तो यहाँ जब हमने ए और बी को यूज करा तो जो भी चेंज हुआ वो ए की ओरिजिनल वैल्यू में हुआ, यानी कि यहाँ पर ए की वैल्यू 10 अपडेट हो गई और बी की वैल्यू 5 अपडेट हो गई कॉज ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। तो अगर मैं कॉल बाय वैल्यू करती हूँ, कॉल बाय वैल्यू कैसे करते हैं, सिंपल जब हम लिखते हैं वो हमारा कॉल बाय वैल्यू होता है। इसका मतलब तुम कुछ भी चेंज कर लो, तुम ओरिजिनल वैल्यूज को चेंज नहीं करोगे, वो तुम्हारी कॉपी वैल्यूज के अंदर चेंज होगा। यानी कि फंक्शन के अंदर तुम कुछ भी कर लो पर जो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर थी वो एज इट इज रहेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हमने डॉलर लगा दिया, इसको मैं 6 भी कर देती हूँ ताकि तुम्हें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे यहाँ पर डॉलर लगाया, इसका मतलब अब हम जो भी चेंजेस करेंगे ना वो इस ओरिजिनल वैल्यू में करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू में चेंज करेंगे। तो अब जब हम रन करेंगे हमारा 10 और 6 प्रिंट हुआ। आई होप तुम्हें कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर होना। अब हम आगे देखते हैं। इतना हमने देख लिया, कॉल बाय रेफरेंस तुम्हें समझ आ गया। तो कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, इट इज अ मेथड of passing argument to a function in which the function parameter refers to an original argument। call by reference का मतलब जो भी चेंजेस होंगे वो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट, ओरिजिनल वैल्यू के अंदर होंगे रेदर देन उसकी कॉपी के। मतलब क्या हुआ, वही सेम चीज कि जो भी हम चेंज करेंगे वो ओरिजिनल वैल्यू के अंदर करेंगे, यानी ओरिजिनल वैल्यू में चेंज होगा, उसकी कॉपी में नहीं होगा। तो जो भी मॉडिफिकेशंस होंगी, चेंजेस होंगे, वो हमारे ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट के अंदर हो जाएंगे एंड इसी को हम हमारा कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। तो दिस इज सिंपल सी चीज, मैंने एग्जांपल में दिखा दिया, वही सब चीजें यहाँ पर लिखे। कॉल बाय रेफरेंस करने के लिए हम एंड का यूज करते हैं। ओके, इतना तुम्हें समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर वही सारी चीज है। उसके बाद हमारे पास दो डिफरेंसेस होते हैं, मतलब कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस बताओ। तो ये मैंने तुम्हें समझा दिया। कॉल बाय वैल्यू में हम क्या करते हैं, हमारी वैल्यू की कॉपी बना देते हैं और फिर उसके अंदर चेंजेस करते हैं, तो ओरिजिनल वैल्यूज के अंदर चेंजेस नहीं होते। कॉल बाय वैल्यू को हम नॉर्मली जैसे अपना पैरामीटर लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं, और ये कब इंपॉर्टेंट होता है, जब हमें ओरिजिनल वैल्यूज के अंदर चेंजेस नहीं करने, हमें बस ओरिजिनल वैल्यूज को दिखाना है। ठीक है, हम नहीं चाहते हमारे ओरिजिनल वैल्यू में कभी कोई चेंज हो। देन आता है हमारा कॉल बाय रेफरेंस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने ओरिजिनल वैल्यू के अंदर चेंज करते हैं, तो ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई होती है और इसको यूज करने के लिए हम एंड का साइन सिंबल लगाते हैं। और ये तब जरूरी होता है जब हमें एक्चुअल में अपने ओरिजिनल वैल्यू को ही चेंज करना है। ठीक है, सो इतना समझ आ गया। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज रिटर्न बाय रेफरेंस। तो अब तुम्हें कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में डिफरेंस समझ आ गया होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिटर्न बाय रेफरेंस। रिटर्न बाय रेफरेंस में वही होगा कि जब हम एक वैल्यू को रिटर्न कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया हुआ था, तो जब हमने रिटर्न करा था, जैसे यहाँ पर मैंने सम को रिटर्न करा, तो यहाँ पर क्या होता है कि रिटर्न बाय रेफरेंस में हम जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं हम उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, तो इसको रिटर्न बाय रेफरेंस बोलते हैं। मतलब ओरिजिनल जो भी हमारा आंसर आ रहा है, जिसको भी हम रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उस एक्चुअल वैल्यू को बाद में हम अपडेट कर सकते हैं। तो रिटर्न बाय रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर फंक्शन एक वैल्यू अगर रिटर्न कर रहा है तो उस वैल्यू को कोई भी बाद में चेंज कर सकता है, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द कॉपी ऑफ द वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से तो मेरा रिटर्न बाय वैल्यू होता है। ओके, नाउ कॉल बाय रिटर्न बाय रेफरेंस होता है। तो अब कॉल बाय रेफरेंस और रिटर्न बाय रेफरेंस में डिफरेंस देखते हैं। कॉल बाय रेफरेंस कॉल बाय रेफरेंस होगा क्या? ओके, देखो यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लियरिटी देती हूँ, एक सेकेंड। ओके, जब हम फंक्शन बना रहे हैं इस तरीके से, ये हमारा फंक्शन था, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, इनिशियली जब तुम डिस्क्राइब कर रहे हो पैरामीटर के अंदर, ये वाली चीज पैरामीटर के अंदर जब तुम बता रहे हो कि ये तुम्हारा जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर ए वैल्यू कॉल बाय वैल्यू होगी या कॉल बाय रेफरेंस होगी, यानी कि वो पार्ट जब तुम लैम्डा लगा के कॉल कर रहे हो फंक्शन को और बता रहे हो कि ये तुम्हारा कॉल बाय वैल्यू होगा या कॉल बाय रेफरेंस होगा, इस पार्ट को तो हम कॉल बाय रेफरेंस बोल रहे हैं। और जब हम उसी पार्ट को रिटर्न कर देते हैं तो यहाँ पर आकर हमारा बन जाता है वो चीज रिटर्न बाय रेफरेंस। मतलब इनिशियली जब हम ये एंड का साइन लगा के वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, वो पार्ट हमारा कॉल बाय वैल्यू है, और जब रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह लगा के हम कॉल कर दे रहे हैं उसको हम रिटर्न बाय रेफरेंस बोलते हैं। ओके, यहाँ पर वही सेम चीज लिखी हुई है, ज्यादा कुछ नहीं है। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, जब हम आर्ग्यूमेंट के अंदर यूज करते हैं उस पार्ट को, यानी कि जब हम पैरामीटर का यूज करते हैं उसको कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो और रिटर्न बाय रेफरेंस जब हम
रिटर्न कर रहे होते हैं उस पार्ट को रिटर्न बाय रेफरेंस बोलते हैं। तो इस तरीके से तुम समझ आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर इनलाइन फंक्शन। इनलाइन मतलब क्या होता है? इन सेम लाइन। इनलाइन मतलब सेम लाइन में। तो an inline function is a function declared with the inline specifier indicating that the compiler may replace a function call with the function's actual code to reduce function call overhead। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, सबसे पहले तो जो inline functions होते हैं इनको हम बनाते हैं using the inline specifier, inline keyword। अब ये होता क्या है, यहाँ देखो, inline function अब इसको तुम बेसिकली ऐसे देखो। सपोज यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, सिंपल सा एड ए बी ऐसे करके मैंने एक फंक्शन बना दिया, जैसे हमने पहले भी बनाया होता। ऐसे एक फंक्शन में यहाँ पर बनाती हूँ। यहाँ पर हमारा मेन एम है कि हमें ऐड करना है ए को और बी को। ठीक है, यहाँ पे मैं सम बना देती हूँ ए प्लस बी का, इस तरीके से। sum equals to a plus b एंड यहाँ पर आई वॉन्ट टू रिटर्न सम। इस तरीके से मैं तुम्हें एक नॉर्मल बताती हूँ कि नॉर्मली क्या होता है जब हम फंक्शंस को बनाते हैं। ओके, रिटर्न कर दिया सम को इस तरीके से। नॉर्मली जब हम फंक्शन बनाते हैं या कॉल करते हैं, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ इस तरीके से सम 2 3, मतलब मैं मेन के अंदर गई और मैंने इसको कॉल करा, तो होगा क्या? ये फंक्शन सबसे पहले क्या करेगा, मैं जब सम को नहीं, ऐड नाम का फंक्शन था, तो मैं अपने ऐड फंक्शन को कॉल कर लूंगी। तो जब मेरे नॉर्मल फंक्शन होते हैं, जब हम कॉल करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, ये वापस यहाँ जाएगा, ऐड के अंदर 2 और 3 के अंदर जाएगा, यहाँ पर जाएगा और फिर कंपेयर करेगा कि ए हमारा 2 हो गया, बी हमारा 3 हो गया, देन एक बार ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और फिर ये रिटर्न वैल्यू करेगा। यानी कि जब भी हम इसको कॉल करेंगे, ये पहले फंक्शन के अंदर जाएगा, देन वैल्यूज को पुट करेगा, कंपेयर करेगा और इस तरीके से हमें कुछ कुछ रिटर्न करके देगा हर बार। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर फिर ऐड कर दिया 4 5 को, तो फिर और कॉल करा तो ये दोबारा यहाँ जाएगा, फिर ए और बी को कंपेयर करेगा, ए को 4 डिक्लेयर करेगा, बी को 5 डिक्लेयर करेगा, फिर इधर 4 डालेगा, 5 डालेगा और फिर सम रिटर्न करेगा। तो अगर मैं एक एग्जांपल की बात करती हूँ, सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का इस तरीके से। अब मैं इस इंसान को बोलती हूँ, या फिर एक फॉर्मूला है कि 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर मेरा किचन में रखा हुआ है। एक एग्जांपल ले लो, किसी जगह पर ये फॉर्मूला रखा हुआ है। अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे 2 और 3 को ऐड करना है, 2 और 3 को ऐड करना है। तो अब क्या हो रहा है, ये नंबर दिया, सपोज अब इस पर्सन को मैंने बोला इसको ऐड करो। अब एडिशन करते कैसे है, ये रूल मेरा किचन में रखा है। ये इंसान गया किचन में गया, इसने बोला ओ इस तरीके से ऐड करते हैं, ऐड करके यहीं पर किचन में इसने ऐड करा, इसको 5 आंसर मिला और ये 5 आंसर लेके वापस आया। यही होता है जब मैं किसी फंक्शन को इधर कॉल कर रही हूँ, तो ये क्या कर रहा है, ये जा रहा है, ये काम हो कैसे रहा है उसको यहाँ पर जाकर देख रहा है और उस आंसर को रिटर्न करके दे रहा है। ये काम नॉर्मल फंक्शंस में होता है। अब इसकी जगह दोबारा मैं इस इंसान को बोलूँ कि इस बार 5 और 9 को ऐड करो, तो ये क्या करेगा, ये इंसान दोबारा किचन में जाएगा, देखेगा कि इस तरीके से ऐड होता है और वापस आएगा। तो हर बार ये कॉल करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये बार बार जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है। लेकिन इनलाइन फंक्शन क्या बोलता है, इनलाइन फंक्शन बोलता है कि ओके, तुम्हें अगर तरीका एक बार पता चल गया है कि तुम क्या करो, इस पर्ची को ही उधर उठा के ले आओ। अब तुम्हें पता है ऐड यहाँ इस तरीके से ऐड करते हैं, ये तरीका है। तो मैं बोलूँ कि 2 3 को ऐड कर दो, तो ये इंसान को पता तो है पर्ची के थ्रू कि इस तरीके से ऐड होता है, तो इसने तुरंत मुझे 5 रिटर्न कर दिया। फिर मैंने इसको बोला 2 और 9 को रिटर्न करो,
तो अब उसके पास पता तो है कि ऐड होता कैसे, इसने यहीं पर इन सबको ऐड करके इधर ही रिटर्न कर दिया। तो इसको बार बार किचन के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये यहीं पर एक ही बार में अपना काम कर दे रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस। नॉर्मल फंक्शन क्या करता है, वो बार बार जाके कॉल्स करता है। इनलाइन फंक्शन बार बार कॉल नहीं करता, उसको पता होता है एक ही बार वो कॉल करेगा और फिर उसके अंदर वो डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करता है। तो इस तरीके से चीजें होती है। तो अगर अब मैं यहाँ पर अच्छे से डिफरेंशिएट करूं, जो नॉर्मल फंक्शन होता है, नॉर्मल फंक्शन को जब हमें यूज करना होता है तो फंक्शन क्या करता है, पहले खुद को कॉल लगाता है। कॉल लगाएगा खुद को, जैसे यहाँ पर कॉल लगाया, मेरा एक फंक्शन अगर सम है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फंक्शन खुद को कॉल लगाएगा इस तरीके से, सम ए बी करके खुद को कॉल लगाएगा मेन के अंदर। फंक्शन को कॉल लगाने के बाद फिर वो चेक करेगा कि ये फंक्शन क्या वर्क कर रहा है और फिर हमारा वो वर्क होगा। इनलाइन फंक्शन में क्या होता है, इनलाइन फंक्शन में फंक्शन कॉल नहीं लगती। इनलाइन फंक्शन को पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं विद द कीवर्ड इनलाइन। तो नॉर्मल जैसे फंक्शन बनाते हैं, जैसे ये तुम्हारा नॉर्मल फंक्शन है, इसी के अगर मैं इसी के आगे इनलाइन लगा दूं तो इट विल बी माय इनलाइन फंक्शन। ठीक है, तो इस इनलाइन कीवर्ड की हेल्प से हमारा इनलाइन फंक्शन बन जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं इनलाइन फंक्शन में क्या होता है, ये बोलेगा कि अगर तुम्हें इस फंक्शन को यूज करना है तो विदाउट कॉलिंग इट मल्टीपल टाइम्स तुम देख ही लो कि ये फंक्शन कर क्या रहा है और यहीं पर उसको डायरेक्ट यूज कर लो। वो जो भी काम कर रहा है इसको डायरेक्टली कर लो विदाउट कॉलिंग इट मल्टीपल टाइम्स। ओके, अब इसको दोबारा से पढ़ो स्टेटमेंट को। एक इनलाइन फंक्शन ये फंक्शन है जिसको पहले तो हम डिक्लेयर करते हैं विद द इनलाइन स्पेसिफायर। ये इंडिकेट कर देता है कि फंक्शन को कॉल करने की जगह उसके काम को, वो जो कर रहा है उसको एक्चुअल कोड को रिप्लेस कर दो। तो बार बार तुम्हें फंक्शन कॉल नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे बार बार सम कैलकुलेट करना था, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया, तो मुझे बार बार किचन में जाना पड़ रहा है और फिर वो पर्चा निकाल के आना पड़ रहा है और मैं इस तरीके से खुद को बार बार कॉल कर लूँ। लेकिन इनलाइन फंक्शन क्या करेगा, इनलाइन फंक्शन अपने पास ही पर्चा लिया है और उसने देख लिया कि यहाँ पर इस तरीके से सम होता है, फिर जो भी नंबर दिए उसने तुरंत वहीं पर कॉल कर दिया। यानी कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन मल्टीपल टाइम्स, उस कॉल की जगह वो उसको एक्चुअल कोड से रिप्लेस कर देते हैं। इसी को हम फंक्शन इनलाइन फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हम बार बार को फंक्शन कॉल हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इनलाइन इज अ रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर, नॉट अ कमांड दैट गारंटीज इनलाइनिंग। इनलाइन कोई कमांड नहीं है, इनलाइन को हम कंपाइलर को रिक्वेस्ट करके लेते हैं। ठीक है, इतना तुम्हें समझ आ गया होगा। तो बेसिकली इनलाइन को हम करते कैसे हैं, इनलाइन का सिंटेक्स क्या होता है इनलाइन फंक्शन को बनाने का, सबसे पहले हम इनलाइन लिखेंगे, देन यहाँ पर रिटर्न टाइप होती है हमारा जो भी फंक्शन है, इंट है वो लिख देंगे, वॉइड है वो लिख देंगे। यहाँ पे हमारे फंक्शन नेम, पैरामीटर एंड ये सेम चीज जैसे यहाँ पे मैं तुम्हें बताया, सबसे पहले इनलाइन लिखा, उसके बाद फंक्शन की क्या टाइप है, फंक्शन का क्या नेम है और यहाँ पर इसके पैरामीटर्स डाल दिया और बीच में जो भी फंक्शन वर्क कर रहा है। इस तरीके से हम हमारे इनलाइन फंक्शंस को बना देते हैं। ओके, अब आते हैं अगली चीज। तो देखो एडवांटेजेस क्या होती है इनलाइन फंक्शन की। सबसे पहले तो फंक्शन कॉल रिड्यूस हो जाती है, तो मैं बार बार फंक्शंस को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। छोटे फंक्शंस के लिए अच्छी चीज होती है। ना डिसएडवांटेजेस भी होती है इसकी कि कभी कभार अगर तुम बार बार फंक्शन कॉल करने की जगह उस पूरी चीज को एक्चुअल कोड से रिप्लेस कर दोगे तो साइज बढ़ सकता है और कंपाइलर कभी कभार इनलाइन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता और बड़े फंक्शंस के लिए या हर फंक्शन के लिए इनलाइन यूज करना सुटेबल नहीं होता। तो इतना तुम्हें समझ आ गया होगा। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन कैसे बनता है इतना तुम्हें समझ आया। फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग। अब यहाँ पर मैं तुम्हें डायरेक्ट ऐसे करके समझा देती हूँ। सपोज सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम था कैलकुलेटर, इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर बोला कि जो भी मुझे a और b इंटीजर में वैल्यू आएगी तुम्हें क्या कर देना है, इस वैल्यू को ऐड करके वापस कर देना है। मतलब इस वैल्यू को इंट ऐड कर दो, जो भी मैं वैल्यू दे रही हूँ a प्लस b उसको,
और यहाँ से इसको तुम प्रिंट करवा देना, या फिर मैं कर सकती हूँ प्रिंट ही करवा देना, या मैं यहाँ से रिटर्न करवा देती हूँ, इस वैल्यू को रिटर्न कर देना। ओके, नाउ आई एम क्रिएटिंग अनदर फंक्शन विद द सेम नेम, लेकिन इस बार मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर लूंगी स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी। अब मैं करने की क्या कोशिश कर रही हूँ समझना। ओके, पहले इसको जरा सॉरी दिस वन एंड यहाँ पर दिस वन, इसकी रिटर्न टाइप हम कर देते हैं इंट कैलकुलेटर नाम का फंक्शन बनाते हैं, और यहाँ पर हम स्ट्रिंग कैलकुलेटर नाम का फंक्शन बना देते हैं। अब यहाँ पर मेरा एक आंसर होगा स्ट्रिंग ऐड नाम का, जो कि मेरे a प्लस बी को ऐड करेगा और इधर इसको रिटर्न कर देगा मेरे ऐड को। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ सपोज मैं बनाती हूँ एक बना देती हूँ इनिशियली इंट a इक्वल्स टू 2, इंट b इक्वल्स टू 3, एंड यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम यहाँ करेंगे इंट आंसर इक्वल्स टू रिटर्न, जो भी हमारा हमने क्या बनाया था कैलकुलेटर। अभी जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ उसको समझना। यहाँ पर हम a की वैल्यू को डाल देंगे इंट आंसर इक्वल्स टू कैलकुलेटर, और यहाँ पर हम a की वैल्यू को और b की वैल्यू को डाल देंगे, एंड यहाँ पर हम अपना प्रिंट करवा देंगे आंसर को। ओके, एंड यहाँ हम बोल देते हैं कि जो भी a है उसकी ओरिजिनल वैल्यू को यूज कर लेना है, और इधर भी b की ओरिजिनल वैल्यू को यूज कर लेना है, a की ओरिजिनल वैल्यू को यूज कर लेना है और b की ओरिजिनल वैल्यू को यूज कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से सब हो गया। अब एक बार मैं इसको रन करके दिखाती हूँ, मैं ये रन हो गया होगा, एंड यहाँ पर हमें 5 आंसर मिला। अब फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, इनिशियली मैंने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेटर, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या करा, मैंने कैलकुलेटर बना दिया, पहला फंक्शन इसका नाम कैलकुलेटर था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी a की वैल्यू आएगी b की वैल्यू आएगी, ये इसको ऐड कर देगा और हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला फंक्शन था, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन था जिसका नाम था कैलकुलेटर, दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन। लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पर भी एक फंक्शन बनाया, उसका नाम भी सेम रखा, सेकेंड फंक्शन का नाम भी सेम रखा मैंने कैलकुलेटर, इसका नाम भी सेम कैलकुलेटर लिखा। लेकिन इसमें जो मैं पैरामीटर्स दे रही थी वो इंटीजर टाइप के थे, और इसमें जब मैं पैरामीटर्स दे रही हूँ वो स्ट्रिंग टाइप के, यानी कि फंक्शन का नाम तो सेम है, लेकिन अब हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो जो मैंने एक ए बी करा, इसने इसको ऐड करा। अब यहाँ पर मैं काम करती हूँ, इसको यहाँ से हटा के मैं जरा करती हूँ कि स्ट्रिंग ए में मैं इनिशियली कोई स्ट्रिंग बना देती हूँ, और यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा समझाने के लिए स्ट्रिंग ए में इनिशियली मैं बना देती हूँ कशिश, और एक मैं बनाती हूँ मेरा स्ट्रिंग बी विच इज सिंग। अब यहाँ पर इस बार मैं आंसर को भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव करवाती हूँ। अब यहाँ पे देखो जब हम इसको करेंगे तो क्या होगा, एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या होगा। तो इसको रन करने पे ओके गैप तो नहीं आया, ठीक है, मैं यहाँ पर जरा सा स्पेस इस वाले में लगा देती हूँ तो तुम्हें थोड़ा क्लियर समझ आएगा। इस तरीके से मैंने स्पेस भी लगा दिया, एंड नाउ वी विल एड इट लाइक दिस। अब एक बार रन करके देखते हैं तो कशिश सिंह ये आया। अब हुआ क्या, इस वाले में नाम तो सेम था तो ये भी कैलकुलेटर ही, पर इसने स्ट्रिंग्स को ऐड करने की जगह यहाँ पर कनेक्ट करा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फंक्शन तो सेम था, यहाँ पर भी कैलकुलेटर है, यहाँ पर भी कैलकुलेटर है, यहाँ पर भी a प्लस बी हो रहा है, वो तो यहाँ पर भी a प्लस बी रहा है, बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पैरामीटर्स, क्योंकि इसमें इंटीजर पास हुआ और इसमें स्ट्रिंग पास हुआ, सेम फंक्शन सेम नाम का अलग अलग तरीके से बिहेव करने लग गया, अलग अलग तरीके से काम करने लग गया। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है कि अगर सेम फंक्शन है लेकिन बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स वो अलग अलग तरीके का बिहेव कर रहा है, उसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ हमने बोला हमें कैलकुलेटर बुलाओ। अब इसको कैसे पता चला कि हम इसी वाले फंक्शन की बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हमने जो पैरामीटर दिया वो स्ट्रिंग था। जब तुम्हारे सामने मैंने यहाँ पर इंटीजर्स रखे थे तो इसने पहले वाले फंक्शन का यूज करके उसको कॉल करा था। तो ऑल्दो ये खुद समझ जाता है कि कौन से वाले फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग का यही मतलब होता है, जब सेम नाम का फंक्शन होगा बट वो बिहेव डिफरेंटली करेगा, दिस इज योर फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज है। दिस इज हाउ फंक्शन ओवरलोडिंग, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग एक फीचर है C++ का, जहाँ पर हम दो और मोर फंक्शंस का सेम नाम बना सकते हैं, लेकिन उनके जो पैरामीटर्स होंगे वो अलग होंगे। अब कंपाइलर खुद से पता करेगा कि कौन सा एप्रोप्रिएट फंक्शन है, मैं और कंपाइलर खुद से पता करेगा कि हम कौन से वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं और फिर उसको रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ पर जब हमने स्ट्रिंग लिखा तो कंपाइलर को खुद से पता चला कि हम नीचे वाले फंक्शन की बात कर रहे थे, और जब इंटीजर लिखा था तो कंपाइलर को खुद पता चल गया था हम ऊपर वाले फर्स्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ द होल थिंग्स वर्क। अब तुम्हें समझ आया फंक्शन ओवरलोडिंग का सिंपल मतलब होगा कि व्हेन वी आर क्रिएटिंग टू फंक्शंस विद द सेम नेम लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स, तो उसको फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं, जिसमें कंपाइलर खुद पता करता है बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स, बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें जो एग्जाम्पल दिया है तुम इसको लिख सकते हो तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में ऐसा एग्जाम्पल लिख के आ जाना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बाकी मैं नोट्स तो अपलोड कर दूंगी, बस नोट्स में थोड़ा स्पेसिंग का दिक्कत हो गया है, अगली बार से आई विल मेक श्योर वो ना हो। तो तुम कोड्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट आई होप तुम्हें समझ बेसिक आ गया होगा। अब पैरामीटर्स को हम डिफर कैसे कर सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती हैं कि पैरामीटर का नंबर चेंज कर सकते हैं, या फिर पैरामीटर का टाइप चेंज कर सकते हैं, या ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज पहला यहाँ पर मैंने पैरामीटर इसमें सिर्फ मैं एक ही रखती अगर इंट a, और यहाँ पर मैं सिंपल बनाऊं, देखो इंट कैलकुलेटर, और यहाँ पर हम इस तरीके से भी डिफर बना सकते हैं। मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पहला तो यही हो गया कि पैरामीटर टाइप ही डिफरेंस कर दे। दूसरा ये हो सकता है कि तुम पैरामीटर चेंज कर दो, जैसे यहाँ पर पहले में तुम एक ही पैरामीटर दे रहे हो, दूसरे में तुम दो पैरामीटर्स दे रहे हो। तो एक पैरामीटर से तो खैर सम हम कर नहीं पाएंगे, यहाँ दो पैरामीटर्स दे रहे हो और यहाँ पर तुम तीन पैरामीटर्स दे रहे हो। ओके, अब यहाँ पर तुम a प्लस बी प्लस सी करके देखो। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब अगेन अगर फंक्शन है सेम, लेकिन जब ये वाला फंक्शन है ये दो पैरामीटर्स को ऐड करेगा और ये वाला फंक्शन तीन पैरामीटर्स को ऐड करेगा, नाम सेम है पर ये काम डिफरेंट करेगा। और कंपाइलर को ये पता कैसे चलेगा कि हम कौन से वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं, कंपाइलर विल आइडेंटिफाई इट सेल्फ। अब यहाँ पर देखो हम यहाँ डॉलर डाल देते हैं, यहाँ पर भी डॉलर डाल देते हैं, सॉरी एंड का साइन डाल देते हैं, यहाँ पर भी वी विल गिव एंड का साइन एंड एंड का साइन। तो अब यहाँ देखो मैं इंटीजर फॉर्म में आंसर को बना देती हूँ। अब यहाँ देखो इनिशियली सपोज मैं बात करती हूँ इंट ए अपना मैंने 2 दे दिया या 3 दे दिया, इंट बी मैंने 5 दे दिया, और अगर अब मैं इसको रन करूँ तो 5 6 7 8 होगा, क्योंकि कंपाइलर को पता चल जाएगा पहला वाला फंक्शन रन हो रहा है और कंपाइलर विल गिव 8 आंसर। समझ आया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं c कर देती, इंट c इक्वल्स टू 7 कर दूं और यहाँ पर साथ में मैं अपना c भी डालूं, तो कंपाइलर को ये पता चलेगा दैट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड फंक्शन बेस्ड ऑन अवर आर्ग्यूमेंट्स जो हमने दी। समझ आया। तो इस तरीके से हम फंक्शन ओवरलोडिंग करवा सकते हैं, टाइप डिफरेंट करवा सकते हैं, पैरामीटर्स चेंज करवा सकते हैं, ऑर्डर अलग करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मैं इंट ए बी को ये कर देती, यहाँ मैं इसको डबल डाल देती और यहाँ पर मैं पहले वाले को डबल कर देती, डबल एंड ए, और इस वाले को कर देती इंट एंड बी, तो भी सेम चीज होती है। इस तरीके से हम फंक्शन ओवरलोडिंग को अचीव करते हैं। इतना आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और फंक्शन ओवरलोडिंग की एडवांटेज क्या होती है कि रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, हम सेम ऑपरेशन से अलग अलग चीजें करवा पाते हैं, एंड इसी को फंक्शन ओवरलोडिंग को ही हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जब तुम ये ऊप्स कर रहे थे तो मैंने तुम्हें पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में शायद बताया भी होगा।
ठीक है, या फिर अगर अभी डिटेल में नहीं बताया तो आगे चल के तुम्हारे सिलेबस में आएगा पॉलीमॉर्फिज्म, दैट टाइम आई विल टीच यू द थिंग्स इन डिटेल। बट अभी के लिए तुम इतना समझो कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, बिकॉज ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है और इंटरव्यूज में बोला जाता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग करके दिखाओ, इसका कोड करके दिखाओ, और लोगों को समझ नहीं आता। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज अवर फ्रेंड फंक्शन। अब आई थिंक कुछ ही चीजें बची हैं और दो ही तुम्हारे टॉपिक्स बचे हैं। हमने रिटर्न बाय रेफरेंस देख लिया, इनलाइन फंक्शन देख लिया एंड फंक्शन ओवरलोडिंग भी देख लिया। अब आते हैं फ्रेंड फंक्शंस पे। तो फ्रेंड फंक्शंस क्या होता है, अब यहाँ देखो हमारा टॉपिक है फ्रेंड फंक्शंस। फ्रेंड फंक्शन तो सिंपल इतना समझो, C++ में मैंने तुम्हें क्लास बनाना सिखाया, ठीक है। अब सपोज क्लास के अंदर मेरा कोई मेंबर है, कोई सीक्रेट वैल्यू है, या फिर यहाँ पर मेरा कुछ ऐसा वैल्यू है जो मैं प्राइवेट रखना चाहती हूँ, या जैसे कि मेरा पिन, ठीक है, या मेरा पासवर्ड। अब ये ना मैंने एक क्लास बनाई जो कि जिसका नाम है सीक्रेट। ये क्लास सीक्रेट है, इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि ये डिटेल्स मेरी किसी को भी ना पता हो। मैंने पिन डाल दिया, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड भी डाल दिया। अब मैं चाहती हूँ ये डिटेल्स मेरी किसी को ना पता हो। तो अब जो भी मेरे पास आएगा और मुझे बोलेगा कि मुझे अपना पिन बता दो या अपना पासवर्ड बता दो, मैं उसको नहीं बताऊंगी, उसको मैं नहीं बताऊंगी। या फिर कोई और भी है, कोई रैंडम कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर पर कोई इंसान है, वो एक्सेस करना चाह रहा है इन डिटेल्स को, तो ऑब्वियसली बिकॉज ये सीक्रेट है और ये इन शॉर्ट में बोलूं प्राइवेट है, तो ये कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन नाउ देयर इज अ पर्सन, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में बताया गया हुआ है कि ये एक स्पेसिफिक पर्सन है, अगर ये मेरी डिटेल्स मांगे तो तुम इसको बता दो, इसके अलावा तुम किसी और को मेरी डिटेल्स नहीं बता सकते। तो अब ये क्या हुआ, मैंने ये बोला ये एक पर्सन, ये एक पर्टिकुलर पर्सन, ये मेरा फ्रेंड है, तो ये इसको अगर तुम बताना चाहो डिटेल्स तो बता सकते हो, इसके अलावा कोई भी डिटेल्स का एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये जो फ्रेंड हुआ सिर्फ ये है मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहा है मेरी प्राइवेट क्लास से। तो मेरी इस क्लास से मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को ये सिर्फ एक फ्रेंड एक्सेस कर पा रहा है, तो इसी को हम फ्रेंड फंक्शन बोलते हैं। यानी कि क्लास के अंदर के, ये क्लास के अंदर के प्राइवेट मेंबर्स को अगर एक फंक्शन एक्सेस कर पाए, हमने बोल दिया कि हमारे क्लास के अंदर के प्राइवेट मेंबर्स को सिर्फ ये एक पर्टिकुलर फंक्शन एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये फंक्शन हमारा ट्रस्टेड फंक्शन है, हमें इस पर ट्रस्ट है, हमारा फ्रेंड है, तो उसको हम फ्रेंड फंक्शन बोलते हैं। समझ आया? अब फ्रेंड फंक्शन को बनाते कैसे है, यूजिंग अ फ्रेंड कीवर्ड। तो फ्रेंड फंक्शंस क्या होता है कि अगर हमारी क्लास में हमने किसी मेंबर को प्राइवेट बना दिया कि ये मेंबर प्राइवेट है, यानी कि सपोज ये वैल्यू है, ये x की वैल्यू 3 है, ये किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन मैंने बोला है कि अगर ये वाला फंक्शन है, ये आ रहा है हमारे पास और बोल रहा है मुझे x की वैल्यू बताओ, तो तुम बता देना क्योंकि ये मेरा फ्रेंड है, इसको हम फ्रेंड फंक्शन बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन देख लो। और फ्रेंड फंक्शन एक नॉन मेंबर फंक्शन होता है, यानी कि वो क्लास से रिलेटेड नहीं होता। ये एक फंक्शन होता है जहां पर जिसको हम एक्सेस दे देते हैं हमारी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स का। एक क्लास के अंदर जो भी प्राइवेट मेंबर्स है उनका एक्सेस हम किसी एक फंक्शन को दे देते हैं जिसके नाम के आगे फ्रेंड लिखा होगा, उसको हम बोलते हैं फ्रेंड फंक्शन। तो एक फ्रेंड फंक्शन नॉन मेंबर फंक्शन है जिसको हम अपनी क्लास का के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स का एक्सेस दे पा रहे हैं। और फ्रेंड फंक्शन को बनाने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, फ्रेंड कीवर्ड। इतना समझ आ गया? ओके, नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है फ्रेंड फंक्शन की, कि वो एक मेंबर फंक्शन नहीं होगा, मतलब कि वो उस क्लास के अंदर का खुद का मेंबर फंक्शन नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि क्लास के अंदर का ही इंसान फ्रेंड फंक्शन बन जाए। क्लास के अंदर हमने क्लास बना दी, अब उस क्लास के अंदर हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, तो क्लास के अंदर का फंक्शन कभी फ्रेंड फंक्शन नहीं बन सकता। फ्रेंड फंक्शन एक बाहर का ही फंक्शन बनता है। फ्रेंड फंक्शन प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और फ्रेंड फंक्शन जब हम बनाते हैं तो उनको भी जैसे हम नॉर्मल फंक्शंस को कॉल करते हैं इस तरीके से, इसी तरीके से हम अपने फ्रेंड फंक्शंस को कॉल करते हैं। फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, यूजिंग अ फ्रेंड। तो जिस तरीके से हम अपने नॉर्मल फंक्शंस बनाते हैं, इसी के सामने अगर मैं फ्रेंड लिख दूं तो ये फ्रेंड फंक्शन बन जाएगा। और कॉल करने के लिए जैसे हम नॉर्मली कॉल करते हैं उसी तरीके से हम इनको कॉल करते हैं। पहले फ्रेंड फंक्शन तुम्हें समझ आ गया होगा। तो एडवांटेजेस क्या होती है कि यहाँ पे हम
पहली बात तो एक्सेस दे पा रहे हैं अपने प्राइवेट मेंबर्स का, ये वाली थोड़ी सी हम बोल सकते हैं कि हम कंट्रोल कर पा रहे हैं कि दीज पर्टिकुलर फंक्शंस कैन एक्सेस अवर प्राइवेट मेंबर्स। तो ये सारी चीजें मल्टीपल क्लासेस पे वर्क करता है, ये सारी चीजें। डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर हम अपने प्राइवेट मेंबर का ही एक्सेस दे पा रहे हैं तो सिक्योरिटी और इनकैप्सुलेशन इज एट रिस्क। फ्रेंड फंक्शन शुड बी यूज्ड ओनली जब जेन्युइन नीड हो, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट ही एक्सेस देते रहे अपने प्राइवेट वैल्यूज की। इतना तो मैं समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज अवर डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। अब पैरामीटर वैल्यूज क्या होते हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं, इतना मैंने तुम्हें बताया था। देखो जैसे ये क्लास है, एक फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर यहाँ पर जब हम इनपुट लेते हैं इंट ए इंट बी, ये इंट ए इंट बी, ये जब हम वैल्यूज देते हैं इनको हम बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, इनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हमारा अगला जो है वो है हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर, अब डिफॉल्ट पैरामीटर का सिंपल सा मतलब ये बनाओ, यहाँ ना मैं एक काम करती हूँ, एक फंक्शन बना देती हूँ, इसका नाम हम रखते हैं ये कुछ भी रिटर्न नहीं करा तो वॉइड डाल देते हैं, और यहाँ पर हम इस फंक्शन को बनाते हैं हेलो। ठीक है, और यहाँ पर मैं मांग रही हूँ कि यहाँ मुझे चाहिए नेम, स्ट्रिंग नेम और इंट एज, इस तरीके से चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगी कि मेरा प्रिंट कर दो जो भी नेम है, प्रिंट करवा दो कुछ इस तरीके से, माय नेम इज, जो भी नेम है एज इज, जो भी एज है, इसको मैं सिंपल ये कर देती हूँ ना, माय नेम इज, जो भी नेम है, और एज इज, जो भी एज है। इस तरीके से मैं सपोज एक फंक्शन बना देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर मैं इसको कॉल करूंगी इंट मेन के अंदर, देखो पैरामीटर का मतलब क्या होता है, ये जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं इसको हम पैरामीटर बोलते हैं, इंट मेन। अब यहाँ पर मैं इसको कॉल कर रही हूँ अपने फंक्शन हेलो को। सपोज यहाँ पर नेम की जगह पर मैं दे देती हूँ कोई भी वैल्यू कशिश, और एज की जगह दे देती हूँ 20। अब क्या होगा, पहले तो इसको ये सिंबल लगा देते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ स्ट्रिंग नेम, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखते हैं कशिश, क्योंकि एक स्ट्रिंग में है तो इसको मैं स्ट्रिंग बना देती हूँ, स्ट्रिंग बना दिया। एक बार रन करते हैं, रन हो गया। अब यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ पर प्रिंट हो गया माय नेम इज कशिश, एज इज 20। थोड़ा सा गैप्स का दिक्कत है, ये भी हम कर देते हैं, यहाँ पर अपना गैप बना लेंगे इस तरीके से। C++ के अंदर गैप्स बनाते हैं, माय नेम इज कशिश, और यहाँ पर अपना एज में भी गैप बना देंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा सब। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एक बार मैं दोबारा तुम्हें रन करके दिखाती हूँ। यहाँ आ जाएगा माय नेम इज कशिश, एज इज 20, ये लिखा आ गया। अब डिफॉल्ट पैरामीटर में क्या होता है कि बाय एनी चांस, डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होगा कि अगर यूजर ने कोई वैल्यू दी है तो ठीक है, बट अगर यूजर ने कोई वैल्यू नहीं दी तो हमारी एक पर्टिकुलर वैल्यू तुम यूज कर लेना। तो डिफॉल्ट पैरामीटर हम इधर बनाते हैं। अब अगर मैं एज 18 कर दूं तो भी इधर 20 ही प्रिंट होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे 20 ही प्रिंट हुआ, लेकिन जैसे ही, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होगा कि अगर यूजर ने ये वैल्यू दी तो ठीक है, वरना बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू यूज करनी है। अब अगर मैं यहाँ पर हेलो करके सेम अगेन ये फंक्शन कॉल करूं और इस बार यहाँ पर डालू राज डालू, लेकिन एज ना डालू, तो क्या होगा, क्या कोई एज प्रिंट होगी?
अब एक बार देखते हैं, हम रन करके देखेंगे इसको। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या हुआ, ऊपर वाला स्टेटमेंट में हटा देती हूँ फॉर योर क्लैरिटी, इसको रन करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर माय नेम इज राज प्रिंट हुआ, लेकिन इस बार हमारी डिफॉल्ट एज 18 प्रिंट हुई। यहाँ मैंने कोई एज नहीं दी थी, लेकिन मैंने अपने पैरामीटर के अंदर एज दी हुई थी। यानी कि अब क्या हुआ, जो एज मैंने अपने पैरामीटर के अंदर दी थी वो वाली एज यूज हो गई। अगर मैं यहाँ पर एज बाय डिफॉल्ट डालती 54, तो ये वाली एज प्रिंट होती है, यहाँ 54 प्रिंट हुआ। तो डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि अगर हम अपने फंक्शन को कॉल करते वक्त पैरामीटर डिफाइन ना करें, ठीक है, पैरामीटर डिफाइन ना करें, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू यूज कर लेना, इसी को हम डिफॉल्ट पैरामीटर बोलते हैं। और इस तरीके से इसका सिंपल सा कोड होता है। तो अगर फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो अ डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू इज अ वैल्यू स्पेसिफाइड इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन, जो कि ऑटोमेटिकली यूज होती है पैरामीटर के अंदर अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट हमने नहीं दिया है तो इसका तुम्हें समझ आ गया किस तरीके से होता है। अगर यहाँ पे तुम एक सिंपल एक पैरामीटर का भी बना सकते हो, मल्टीपल का भी बना सकते हो। यहाँ पर हम मल्टीपल पैरामीटर्स का डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते थे। जैसे यहाँ पर भी मैं नेम का भी कोई नेम बना सकती थी, माय नेम इज क्रिस, कुछ इस तरीके से नेम बना सकती थी। अब अगर तुम कोई भी पैरामीटर ना देते इधर और रन करते तो क्या होता देखो, तो यहाँ पर माय नेम इज क्रिस एज इज 18 प्रिंट हो गया। तो मैं कोई पैरामीटर देने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि उसने डिफॉल्ट पैरामीटर को ले लिया। तो तुम्हें डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है ये भी समझ आ गया होगा किस तरीके से हम यूज करते हैं। मल्टीपल तरीके होते हैं, मल्टीपल डिफॉल्ट पैरामीटर्स होता है, अलग अलग टाइप्स होता है। तो नाउ आई थिंक तुम्हें डिफॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई होगी। तुमने डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू टॉपिक भी पढ़ लिया और इसी के साथ हमने यूनिट 1 का सारा टॉपिक कवर कर लिया है। तुम्हारी पूरी यूनिट 1 खत्म कर दिया। एंड आई होप तुम्हें वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। बाकी अगर कोई भी डाउट्स हो तो तुम डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना बाकी के जूनियर्स के साथ भी, जिनसे बाकी सबकी भी हेल्प हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।